Good morning, dear students. Here I am Mr. Sunil Kumar, your SST teacher from Euro International School, Karina. Dear students, today we discuss the second chapter, lesson number 2 of history. The chapter name is Expansion of British Power in India. कि भारत में अंग्रेजों की जो एक शक्तिशाली साम्राज्य वाली सरकार थी या शासन करने की उनकी जो इकाई थी, उसका भारत में किस प्रकार से विस्तार हुआ, यानी कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में अपने आप को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर को एक थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। थॉट इज वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, यानी कि एक अच्छी जो पुस्तक होती है ना, वो 100 अच्छे विद्यार्थियों के बराबर होती है। बट लेकिन वन गुड फ्रेंड इज इक्वल टू ए लाइब्रेरी, लेकिन एक अच्छा जो मित्र होता है वो आपके पूरे लाइब्रेरी के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। दीज आर ओनली 5 की पॉइंट्स एंड यू हैव टू राइट these 5 key points in your fair notebook and you have to understand these 5 key points also. The first one is fortification. Fortification means होता है किलेबंदी करना. It means the process of strengthening a fort or garrison. Fort होता है किला, garrison होता है वो जगह, वो स्थान जहां पे सैनिकों को रखा जाता है, सैनिकों की, फौजियों की एक टुकड़ी को रखा जाता है, उसको बोलते हैं। तो इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ए फोर्ट और ग्रेसन। ठीक है, किसी किले के चारों ओर उसकी किलेबंदी करना, अपनी मजबूती और अपनी ताकत को दर्शाने के लिए किसी किले को चारों ओर से किलेबंदी कर देना। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी मीन्स यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन होता है शासन करने की एक इकाई। अंडर द ब्रिटिश रूल, अंडर द ब्रिटिश रूल मीन्स अंग्रेजों के शासन काल में जो प्रेसिडेंसी होती थी, वहां से वो अपने प्रशासनिक कार्यों को स्थापित करते थे या प्रशासनिक कार्यों को चलाते थे। नेक्स्ट इज प्रिविलेज। इट होता है विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स, विशेष अधिकार और एडवांटेज दैट सम पीपल गेट। इट मीन्स विशेषाधिकार उन लोगों के लिए जो या तो विशेष होते हैं या उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज पेपेट। पेपेट मीन्स होता है कठपुतली। इट मीन्स ए टॉय दैट कैन बी मूव बाय विल। बाय विल मीन्स अपनी इच्छा से। ठीक है, जिस प्रकार से हम किसी खिलौने को अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां उसको घुमा सकते हैं, उसी प्रकार हमारे इतिहास में कुछ ऐसे राजा भी हुए हैं जिनको पेपेट किंग कहा जाता है, यानी कि जो दूसरों की इच्छा के अनुसार चलते हैं। नेक्स्ट इज फरमान। फरमान मीन्स रॉयल ऑर्डर। फरमान को हम इस प्रकार समझेंगे जैसे कि राजा के द्वारा दिया गया कोई आदेश, उसको हम कहेंगे फरमान। ठीक है, दीज आर द 5 की पॉइंट्स। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर्स। Students, now we discuss the important points of this chapter. The first one is coming of the Europeans. Europeans का भारत में आगमन। The Europeans had always been attracted by the legendary wealth. Legendary wealth का मतलब है हमारे भारत की जो प्राचीन काल की जो धन दौलत थी, उसको हासिल करने के लिए यूरोप की जो कंट्रियां थी वो व्यापारिक उद्देश्य से हमारे इंडिया में आना चाहती थी। The Portuguese were the first to arrive in India. और पुर्तगाली जो लोग थे वो भारत में आने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा जो एक पुर्तगाली था, अराइव इन कलिकट, कलिकट पहुंचा था और मई 20, 1498, ये 20 मई 1498 को हमारे यहाँ इंडिया में पहुंचे थे एंड फाउंडेड सेटलमेंट एट गोवा, कोची। और गोवा और कोची में इन्होंने अपनी सेटलमेंट को स्थापित किया था। जब वास्को डिगामा अफ्रीका महाद्वीप के चारों चक्कर लगाते हमारे इंडिया में पहुंचे थे, तो ये स्पेशली स्पाइसेस और कॉटन टेक्सटाइल को प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ पे पहुंचे थे। नेक्स्ट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स वो अंग्रेजों की बनाई हुई
वो कंपनी जो भारत में भी व्यापारिक उद्देश्य से यहाँ पे स्थापित हुई थी, और धीरे धीरे उसने अपनी अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग अपने एक्ट के द्वारा उसने पूर्ण संपूर्ण भारत के ऊपर अपना कब्जा स्थापित किया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज चार्टेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने अपने कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उसको दिसंबर 31 1600 31 दिसंबर 1600 को उसको भारत में और भारत के आसपास जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इन कंट्रीज में अपने व्यापार करने के लिए 15 साल के लिए स्थापित किया, स्पेशली फॉर स्पाइसेस एंड कॉटन टेक्सटाइल। और यहां भी इनकी जो डिमांड थी वो क्या थी? स्पाइसेस और कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड थी, और इनकी डिमांड से संबंधित भारत में काफी अच्छे इनकी मार्केट्स भी होती थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। किस प्रकार से अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल के ऊपर अपना एक व्यापारिक कब्जा हासिल किया। बंगाल वाज रूल्ड बाय नवाब। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय बंगाल के ऊपर जो शासन होता था वो नवाब के द्वारा किया जाता था। बंगाल वाज प्रोस्पेरियस लैंड, और बंगाल की जो जमीन थी वो बहुत ही प्रोस्पेरियस, बहुत ही समृद्ध थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रकार की फसलें भी यहाँ पे तैयार होती थी। एंड ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल ओवर इट, और अंग्रेज लोगों के एजेंडे के अंदर था कि वो बंगाल के ऊपर अपना संपूर्ण कब्जा करके ही पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा स्थापित कर सकते थे। मुगल एम्परर फ्रुक्सियार हैड ग्रांटेड स्पेशल प्रिविलेज टू ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल, क्योंकि उस समय बंगाल के ऊपर मुगलों का शासन होता था, और मुगल एम्परर होता जिसका नाम था फ्रुक्सियार, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदाउट पेइंग टैक्स, बगैर टैक्स पे किए ही उसको यहाँ पे व्यापार करने का न्योता दे दिया। थ्रू बैटल ऑफ प्लासी, इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ जो बंगाल और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्लासी के युद्ध को यहाँ पे अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर लिया। यहाँ की उस समय बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला बंगाल के उन दिनों नवाब होते थे, और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ इसमें सिराजुद्दौला की हार हो चुकी थी, और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बंगाल के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई जो डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में थी, और उन पॉलिसीज को लागू करके किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया और पहले से ज्यादा उसको और फैलाया और विस्तृत किया। तो सबसे पहले आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हम कहते हैं विलय की नीति। दिस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने इसको शुरू किया। दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग मोर स्टेट्स डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश रूल, और इसको इसलिए शुरू किया था कि डायरेक्टली जो भारत के महत्वपूर्ण स्टेट्स थे उनको डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर ले। किसके द्वारा? एक नीति के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, इफ ए रूलर ऑफ ए स्टेट डाइड विदाउट लिविंग इन नेचुरल एयर, क्या होता है? उत्तराधिकारी। और इसमें एक पॉलिसी बनाई, अगर किसी भारतीय स्टेट, भारतीय राज्य में ऐसा कोई शासक जिसके अपने खुद का कोई उत्तराधिकारी ना हो, तो उसकी डेथ होने के बाद उसका जो साम्राज्य है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। इस पॉलिसी के द्वारा भी अंग्रेजों ने अपने आप को शक्तिशाली बनाया, जैसे सतारा, नागपुर और झांसी, ये प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिनको डायरेक्टली इस पॉलिसी के द्वारा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा शामिल करके अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट आता है सब्सिडियरी अलायंस, जिसको हम कहते हैं सहायक संधि। ठीक है, दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वाल्सले।
इस पॉलिसी को शुरू किया लॉर्ड वाल्सले ने, और इस पॉलिसी का भी यही महत्व था कि किस प्रकार से भारत के भूभाग को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर शामिल किया जाए। इंडियन स्टेट विदाउट द ब्रिटिश डोमिनेशन, ड्यू टू दिस मैनी न्यू टेरिटोरीज वर एडेड टू द कंपनी। इसका भी यही उद्देश्य था कि वो भारत के शासनकर्ता भारत के क्षेत्र को अपने शासन में स्थापित करना। द निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू एंटर इन दिस अलायंस। और निजाम के जो हैदराबाद का जो निजाम था वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने सब्सिडियरी अलायंस को साथ अपने उन्होंने संधि की और इसमें वो शामिल हुए। जबकि टीपू सुल्तान ने इस प्रकार के अलायंस के लिए क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और उन्होंने लगातार अंग्रेजों से अपने युद्ध किए। नेक्स्ट, अब कुछ वो और पॉलिसीज थी जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग स्टेट के इंडिविजुअल स्टेट्स के ऊपर भी कब्जा किया, जैसे कि अनेक्सेशन ऑफ अवध। अनेक्सेशन होता है अपने कब्जे में ले लेना। अवध बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1856। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने इसको अपने कब्जे में लिया। अनेक्सेशन ऑफ पंजाब, जिसको कि 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने कब्जे में स्थापित किया, और इसी प्रकार से सिंध को 1843 में अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया। तो विद्यार्थियों, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। इनको आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, जो एक्सरसाइज आएगी उसको भी आपको सोल्व करना है, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।